नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो सुरेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ में मेरे सहयोगी मानसी दवे और मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन कुमार। बाजार में आज हम लगातार दूसरे दिन देख रहे हैं कि थोड़ा पार्टिसिपेशन कम है। छोटा हफ्ता है, 4 ही ट्रेडिंग सत्र हैं, कल क्रिसमस की छुट्टी है और एफआईज भी थोड़ी दूरी बाजार से बना के रखे हुए हैं और इन चीज़ों के चलते रेंज बहुत सीमित है आज के सत्र में। और ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक दोनों नीचे आए हैं। निफ्टी 26,200 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 59,500 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। सवाल यह है कि इंडेक्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या बाय ऑन डिप्स ये सही स्ट्रेटजी है? क्या इंडेक्स में पैसे बन जाएंगे? ये तमाम चीजें होंगी। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है, अगले 1.5 घंटे में इसकी हम चर्चा करेंगे। अपने एक्सपर्ट से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। तो एक्शन पैक्ड शो है, क्या है एक बार फटाफट जरा एक झलक देख लेते हैं। 2:05 पर ऑप्शंस में क्या डेटा बिल्ड हो रहा है, उससे संकेत क्या मिल रहे हैं इंडेक्स के लिए, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। 2:10 पर अपने एक्सपर्ट से जानेंगे आपके लिए कमाई के लिए क्लोजिंग ट्रेड्स। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। 3 बजे बाजार का पूरा लेखा जोखा मार्केट एट 3 में 3:10 पर बीटीएसटी या फिर एससीबीटी के ट्रेड्स होंगे। जिस साइड के भी सौदे बनेंगे वो हम समझेंगे अपने एक्सपोर्ट से। और 3:20 पर हम लेकर आएंगे इवेंट्स टू वॉच, यानी कि परसों के सत्र में, कल तो छुट्टी है, परसों बाजार की नजर कहां पर रहने वाली है ये हम समझने करेंगे कोशिश। तो पूरा शो एक्शन पैक्ड है, लेकिन फटाफट देख लेते हैं कि आज बाजार की जो मेजर जो हाईलाइट्स हैं वो क्या है। तो लाल निशान में निफ्टी फिसला, ऊपरी स्तरों से लगभग हम देख रहे हैं कि 80 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आई है। 22,150 के आसपास है, यानी कि दूसरे सत्र में, लगातार दूसरे सत्र में निफ्टी 26,200 के सपोर्ट को पार नहीं कर पा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक भी एक रेंज में है, 300 के आसपास की छोटी सी रेंज है और ऊपरी से स्तर से 250 अंक फिसलकर फिलहाल 59,200 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ नजर आ गया। इनफैक्ट 59,200 के नीचे है। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि मतलब कोई भी स्टॉक लीडरशिप नहीं ले रहा है निफ्टी बैंक में, जो कि निफ्टी बैंक को ऊपर लेकर जाए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सारे के सारे आपको हल्के से गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मेटल की जो चमक है वो लगातार जारी है, 6 दिनों की तेजी हो गई है। और हिंद कॉपर हम देख रहे हैं कि 5% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हिंद कॉपर हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, ये जो शेयर है तूफानी रफ्तार से आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और मेटल इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस के आसपास है। लेकिन आईटी में लगातार दूसरे सत्र में हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। कोफोर्ज का जो पूंजी जुटाने को लेकर प्लान है, 26 तारीख को बोर्ड बैठक है, देखते हैं कि क्या कुछ डिसीजन होता है। लेकिन थोड़े निवेशक परेशान हैं उनके कैपिटल एलोकेशन के स्ट्रैटेजीज को लेकर और 2% शेयर आज फिर से हम देख रहे हैं कि ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा बाजार में जो एक्शन है, तेल गैस शेयर में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव है। आईओसी 1% नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा उबाल आया है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते और ब्रेंट क्रूड का भाव है $62.5 के आसपास। आईओसी है 1% नीचे। ये तो बाजार के मेजर हाइलाइट्स हो गए, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है, स्टॉक्स में क्या हो रहा है, जरा ये भी समझ लेते हैं और विश्वमोहन से जानते हैं आज के बजिंग स्टॉक्स। विश्वमोहन बताइए आज के बिग बजर्स कौन से हैं? देखिए अभिषेक, जो सबसे पहले आप जो आईटी की नाम आप कह रहे थे कि सेक्टर में आईटी आज सबसे ज़्यादा कमजोर है और लगातार दूसरा दिन है जहां पर आईटी में बिकवाली दिख रही है। कोफोर्ज की फंड रेजिंग की योजना को लेकर बोर्ड बैठक है और उससे पहले कल भी हमने देखा काफ़ी गिरावट थी और आज भी कमजोरी लग रहा है कोफोर्ज। इसके अलावा दिग्गज आईटी पर की बात करें तो विप्रो पर दबाव दिख रहा है। मिड कैप में कुछ नाम जो एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है आईटी में जो आज ज़्यादा कमजोरी दिखा रहे हैं, जहाँ पर 2 से 3% तक की गिरावट दिख रही है। आईटी के बाद आज फार्मा शेयरों पर भी दबाव है। वॉकहार्ट देखिए, डॉक्टर रेड्डीज देखिए, ल्यूपिन देखिए, ग्लैंड फार्मा, इप्का लैब, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स है फार्मा में जहां पर आज काफी कमजोरी दिख रही है। कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स है जहां खबरों की वजह से, जिसमें अजंता फार्मा, वहां पर खरीदारी दिखेगी, नहीं तो ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स पर आज दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। चांदी में रिकॉर्ड रैली से हिंदुस्तान जिंक की रैली लगातार यहां पर चल रही है। चांदी का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ भारत का तो सबसे बड़ा उत्पादक है ही, और लगातार ये रैली चल रही है। हिंदुस्तान कॉपर भी देखिए, और ये सिर्फ ये दोनों ही नहीं, मेटल्स में भी देखेंगे तो लगातार छठे दिन मेटल शेयरों में ये लगातार रैली चल रही है। वीआईपी इंडस्ट्रीज आज जबरदस्त तेजी है, करीब 14-15% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। 26% इक्विटी शेयरों की 2 ब्लॉक डील भी आज हुई है और आज देखिए क्या मूव यहां पर देखने को मिल रहा है, 419 तक पहुंच चुका है, 15% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स में देखें तो जेबीएम ऑटो, मैनेजमेंट के मजबूत गाइडेंस के बाद ये तेजी लौटी है और आज 9.5% की मजबूती जेबीएम ऑटो में दिख रही है।
एक और स्टॉक है विक्रांत इंजीनियरिंग, सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है कंपनी को और इस ऑर्डर की खबर से 11% की तेजी, इंट्राडे में तो 14% तक की तेजी दिख रही थी और 2000 करोड़ से ज्यादा का महाराष्ट्र से कंपनी को ऑर्डर मिला है सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको खबरों की वजह से काफी ज्यादा एक्शन दिख रहा है। चलिए लेकिन मानसी के पास चलते हैं और बाजार का एक ट्रेंड समझते हैं कि बाजार में किस तरह के एक्शन दिख रहे हैं। बताइए मानसी। बिल्कुल विश्वमोहन, फर्स्ट हाफ जब बाजार शुरू हुए तो ऐसा लगा था कि आज का सेशन हो सकता है कि फिर से एक मजबूती का मोमेंटम पकड़ जाए, लेकिन ट्रंकेटेड वीक और एक दिन की छुट्टी से ठीक पहले हमने देखा था कल भी दायरे में बाजार और फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक तस्वीर जो है वो थोड़ी बदलती हुई जरूर नजर आई है। सुस्ती फिलहाल मार्केट में कह सकते हैं कि बिल्कुल ही एक रेंज में बाजार इस वक्त कामकाज करता हुआ। हो सकता है कि पार्टिसिपेशन भी कम है छुट्टी की वजह से, जो कि कल है वर्ल्ड मार्केट्स इनफैक्ट बंद है कल, तो इसी वजह से पार्टिसिपेशन कम है। फिलहाल अगर आप देखेंगे 26,154। हालांकि आज सुबह जो स्ट्रैटेजी हमने बताई थी और कैटेगोरिकली हमने कहा था कि 26,000 26,100 के पार जो है मार्केट में कन्विक्शन कायम रहेगा और उसी स्ट्रैटेजी पर बाजार बिल्कुल बरकरार भी है। तो ईटीना स्वदेश की सही और सटीक स्ट्रैटेजी और आज इस वक्त भी इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी अभी थोड़ी देर के बाद हम जानेंगे अभिषेक से और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ एक एक कर जुड़ेंगे। लेकिन क्विकली बाजार का हाल भी जान लेते हैं। बिग बाजिंग मोमेंटम तो हमने देखा, आईटी सेक्टर में हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं और कल डिटेल रिसर्च कर हमने आपको बताया कि आखिर चैलेंजेस क्या हैं जो कि आईटी सेक्टर फेस कर रहा है। 2025 काफी चैलेंजिंग रहा है इस पूरे सेक्टर के लिए। उम्मीद यही करके चलते कि 2026 में वापस से मोमेंटम आईटी सेक्टर में दिख जाए। डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा भी इस वक्त बाजार को फिलहाल संभाल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि मेटल स्टॉक्स है, मेटल सेक्टर है जिसमें लगातार पूरे हफ्ते शाइन देखने को मिली है और मेटल से जुड़े स्क्रिप्ट्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। अदर देन दैट सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, रियल एस्टेट, ऑटो, ये दो सेक्टर्स हैं जो कि बाजार को कुछ हद तक संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड लगभग सारे सेक्टर्स, कह लीजिए एनर्जी, एफएमसीजी, सरकारी बैंक, फार्मा, मिड सेलेक्ट आईटी, इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। सो टिल्ट जो है टुवर्ड्स डाउनसाइड फिलहाल नजर आ रहा है। फार्मा इंडेक्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, करीब 100 अंकों की बिकवाली वहां पर भी देखने को मिल रही है। मेजर कंट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स और साथ ही मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें, भारतीय एयरटेल, एमएनएम, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ लार्जर प्लेयर्स है जो कि बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। और साथ ही इसके सामने अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स जो हैं, हम देख रहे थे फर्स्ट हाफ में मजबूती दिखा रहे थे। जब लार्जर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की हम बात कर रहे थे उसमें कई सारी बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े स्टॉक्स थे, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते वो गेन्स फ्रिजल आउट होते हुए दिखे हैं। रिलायंस में बिकवाली है, इसके अलावा इन्फोसिस, सन फार्मा, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, यानी कि एफएमसीजी, कंजम्पशन का खेमा, आईटी सेक्टर, लार्जर प्लेयर्स लाइक रिलायंस, बिग बॉय जो कि इस वक्त बाजार में सपोर्ट नहीं दे पा रहे, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ जो है वो भी इस वक्त चैलेंज फेस कर रही है और कमजोरी ज्यादा हावी होती हुई। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ने से पहले मार्केट की स्ट्रैटेजी एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभिषेक, फर्स्ट हाफ में जो स्ट्रैटेजी हमने बताई थी उसी तर्ज पर बाजार चलते हुए दिखे भी हैं। हमने कॉशियस अप्रोच, एहतियात बरतने की राय भी व्यूअर्स को लगातार हम दे रहे हैं। लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्या लगता है क्लोजिंग किस तरफ जाएगी? मानसी देखिए, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। जैसा कि आप बता रही थी कि ट्रंकेटेड वीक है, कल की छुट्टी भी है, तो पार्टिसिपेशन कम है और रिटेल का भी पार्टिसिपेशन कम है। लोग छुट्टी पर जाते हैं और एफआईज का तो खैर निश्चित तौर पर कम होगा ही होगा। एक वजह यह है और कुछ और रीजंस हैं। क्रूड में थोड़ा सा उबाल आया है, हम देख रहे हैं कि एफआईज ने लगातार अब 2 दिन उनकी बिकवाली हो गई है। बाकी यह है कि निफ्टी 25,200 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहा, उसको टिका नहीं कर पा रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 59,500 पार नहीं हो पा रहा। ये एक दिक्कत है बाजार की। बट ये चीज़ ज़रूर है मानसी कि आज के सत्र में हमने ये देखा है कि निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाए हैं, वो बहुत छोटे मार्जिन से ही सही, लेकिन कल के हाईज को आज निफ्टी ने इंटरडे में क्रॉस किया है। लेकिन 26,235 तक जाने के बाद करीब 80 अंकों के आसपास की गिरावट हमने देखी है। और कल भी हमने देखा था कि 26,200 का जो रेजिस्टेंस था उसको पार करने में ना निफ्टी कामयाब हो नहीं पाया था। आज भी जो रेजिस्टेंस है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के आंकड़ों को देखेंगे तो वहां पर 26,200 पर कंसंट्रेशन आपको ज्यादा दिखाई देगा। एक हर्डल है वो निफ्टी के लिए।
तो देखते हैं कि बाजार के आगे की चाल क्या होती है, लेकिन ये है कि हाँ रेंज बाउंड ही रहने की उम्मीद है फिलहाल। अब जो आज का बचा हुआ सत्र है, जो सुबह हमने सपोर्ट लेवल शेयर किए थे, अभी मैं उसी के साथ स्टिक करूंगा। 26,100 का सपोर्ट है, और मजबूत सपोर्ट की बात करें तो वो है 26,000 का। 26,000 के नीचे बाजार जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो रेजिस्टेंस जोन है, जो सुबह मैंने आंकड़े दिए मानसी, बिल्कुल हमने देखा कि उसके पास से जाके ही आज निफ्टी भी नीचे आ गया। 26,250 से 26,300 ये रेंज होगी रेजिस्टेंस की। यहां तक इसमें जाके बाजार थोड़ा फंसेगा। आज मैंने एग्जैक्टली वैसा होता हुआ देखा भी है, सुबह हमने ये बताया भी था। अब इसके ऊपर ही तेजी होगी तो ये 26,200, 26,250, 26,300, ये 50-50 पॉइंट पर ये बड़े बड़े पड़ाव हैं, हर्डल्स हैं, बाधा है बाजार के लिए। अब 26,300 का लेवल जब पार हो जाएगा तो मेरा मानना है कि फिर 26,500 की बात करेंगे। अदरवाइज तो एक रेंज का ही बाजार दिखाई दे रहा है, और भागीदारी आज थोड़ा सा ट्रेडर्स की तरफ से कम है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक 25,900 के ऊपर है निफ्टी, आपको बाजार में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी अपना के चलनी चाहिए। छोटे रेंज का मार्केट है, बहुत छोटा रेंज है, और उस रेंज का आप फायदा उठाइए। आज तो निफ्टी की जो रेंज है 100 अंकों से भी कम की है। निफ्टी बैंक की 325 अंकों के आसपास की रेंज है। तो बाय ऑन डिप्स कीजिए, और निफ्टी बैंक के लिए भी सेम स्ट्रेटजी है। निफ्टी बैंक की हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन इसमें और ज्यादा हो रहा है। ये तो बिल्कुल एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है। 59,000 नीचे की तरफ प्रोटेक्टेड लग रहा है, 59,500 ऊपर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और आज फिर से हमने देखा कि 59,475 के आसपास आके निफ्टी बैंक वहां थमा, और वहां पर थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर आ गया। और रीजन ये कि आप देखिए कोटक बैंक, एक्सिस बैंक थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े जो कंट्रीब्यूटर हैं वेटेज के लिहाज से, उनकी तरफ सपोर्ट नहीं आ रहा है। आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई में आज हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की नरमी पर कारोबार हो रहा है। बट ये भी है कि हाँ इनकी तरफ से कोई डैमेज भी नहीं है। हालांकि जिस तरह से ये खबर आई थी कि आरबीआई की 2 लाख करोड़ रुपए की फंड इन्फ्यूजन का प्लान है, बॉन्ड्स के जरिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेंगे 4 फेजेस में, लगा कि बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वो सपोर्ट जो मिला वो बैंकिंग को नहीं मिला। थोड़ा ज्यादा लोगों ने एंटिसिपेट किया, और वो पूरा का पूरा हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टॉक्स थे आज वो गर्म हो गए। अक्रॉस द बोर्ड वहां पर हमें बाइंग देखने को मिली। तो निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट है वो 59,000 का ही है। 59,000 जब तक सुरक्षित है तब तक चिंता की बात नहीं है। आप बाय ऑन डिप्स कीजिए। 59,500 के लेवल जब निकल जाएंगे फिर 60,000 की तरफ कदम बढ़ाएगा। तो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक, जो स्ट्रेटजी होगी वो क्लियरली बाय ऑन डिप्स की होगी, और छोटे छोटे ही गेंस आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम है थोड़ा सा आज के सत्र में वो कम दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि अब जो बचा हुआ पूरा जो सेशन है इस साल में, आपको वॉल्यूम थोड़े लो ही दिखाई देंगे क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियों के चलते। अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, उनसे व्यू लेते हैं, और फिर जानेंगे कि आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड में मौके कहां पर बनेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं investforyudio.com के आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आदित्य जी, एक मुसीबत से एक पहाड़ सा हो गया है 26,200 का लेवल निफ्टी के लिए, पार नहीं हो पा रहा है। आपका व्यू इंडेक्स को लेकर, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? पे बुलाने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आपने थोड़े समय पहले कहा भी कि मार्केट एक दायरे के अंदर सीमित है। ऊपर 26,200 से लेके 26,300 पे लगातार रेजिस्टेंसेस है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और नीचे 25,800 25,700 का अच्छा सपोर्ट है। तो मेरा मानना है मार्केट इस दायरे के अंदर ही रहेगा। और जैसा कि आपने एक और बात कही, जैसे जैसे मार्केट्स अभी न्यू ईयर्स के तरफ जाएंगे, लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है, वॉल्यूम थोड़े कम होने लगते हैं, तो वॉलिटिलिटी भी बढ़ती है। और अगर हम यहाँ पे विक्स का चार्ट भी देखें तो एकदम लोअर एंड ऑफ द बैंड पे आके विक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, करीब 9:30-10 के आसपास। तो यहाँ से एक विक्स में भी अपमूव शायद हमें देखने मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस पे। अगर वो होता है तो फिर शायद निफ्टी में थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी और बढ़ सकती है यहाँ पे, और वापस से हो सकता है निफ्टी एक बार 26,000 या 25,900 के आसपास ट्रेड करे। वॉलिटिलिटी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस इंडेक्स पर से पे ट्रेड ना करे, निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ दे, उसमें ट्रेडिंग बेट्स ना ले। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, जहाँ पे मोमेंटम हमें दिखता है वहाँ पे आप बेट्स ले और उसको ट्रेड करें, तो आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग करने के। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े छोटे दायरे के अंदर ही मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एब्सोल्युटली। तो छुट्टी के मूड में आ चुके हैं बाजार भी, और इसी वजह से इंडेक्स को फिलहाल वॉच लिस्ट में रखने की राय आदित्य अग्रवाल की तरफ से इस वक्त हमें मिल रही है। काफी रेंज में काम कर, जो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड ज्यादा नजर आ रहे हैं। एज वी स्पीक करीब 100 अंकों की बिकवाली, 59,196 के स्तर। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी मिलेंगी, कहना है आदित्य का। आदित्य, गुड आफ्टरनून। फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेडिंग आइडियाज हमारे व्यूअर्स के लिए हम
जाते हैं और शुरुआत करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून मानसी। दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूँगा। पहला है इंडस टावर का चार्ट। अगर हम इंडस टावर देखें स्टॉक तो लगातार हायर हाइज हायर लोज बना रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है हमें इंडस टावर के ग्राफ। ऑलराइट, सो आदित्य, क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके फोकस रेडार पर है, कौन से सेक्टर्स आप फोकस करके चल रहे हैं और स्टॉक वाइज क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी फिर? दो स्टॉक्स है मानसी। पहला है इंडस टावर का। अगर हम देखें तो स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है हमें यहाँ पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इंडस टावर्स में वॉल्यूम्स अच्छे हैं यहाँ पे स्टॉक में आज ब्रेकआउट पे। 500 का यहाँ पे टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस। इंडस टावर में एक फ्रेश बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे। पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। दूसरा है नेस्ले का। नेस्ले भी हम देखें तो लगातार एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था एक अप मूव के बाद। वॉल्यूम्स बहुत कम थे करेक्शन पे और आज के ट्रेडिंग सेशन पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है वहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल्स पे चैनल से। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 1330 का यहाँ पे टारगेट लगाना है और 1230 का स्टॉप लॉस। तो नेस्ले दूसरा रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। तो नेस्ले और इंडस टावर ये दो स्टॉक्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो इंडस टावर इनफैक्ट फंडामेंटल्स भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। करीब 3% की तेजी के साथ स्टॉक में 1000 आज हम देख रहे हैं 427 के लेवल्स पर कामकाज है भी। यहां से फर्दर अपसाइड विजिबल है। फंडामेंटल्स पॉजिटिव और टेक्निकल्स के फ्रंट पर भी आदित्य के पॉजिटिव रेडार पर इंडस टावर। और दूसरा कंजम्पशन से जुड़ा स्टॉक नेस्ले। 500 के टारगेट्स जो है इंडस टावर के लिए, 390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर और साथ ही नेस्ले में भी आदित्य अग्रवाल की स्ट्रैटेजी जो है आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश करें। आज के सत्र में मजबूती और यहां से पॉजिटिविटी कायम रहने की पूरी राय यहां पर बनती हुई और अच्छे लेवल्स पर 1330 के टारगेट्स यहां पर 1263 पर ये कामकाज करता हुआ। इस बीच हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल से। गौरव शर्मा अब हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। क्लोजिंग ट्रेड से शुरुआत करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के? Hi, good afternoon, Mansi. Good to have you back after so long. Good afternoon to all the viewers. So, थैंक यू जो गौरव। मैंने दोनों ही स्टॉक मैंने बाई की तरफ ही चुने हैं बाजार के अंदर। ऑल्दो अनसर्टेनिटी है एंड आई थिंक आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी जब तक नया साल नहीं आता इसी टाइप से थोड़ा सा डल मूवमेंट रहेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। जीएमडीसी का शेयर एक पहला चुनाव मैंने किया है। डेली चार्ट के ऊपर बहुत ही शानदार फॉर्मेशन है इसकी। इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रायंगल ब्रेकआउट जो कि डेली चार्ट पे हमें बॉटम पे नजर आ रहा है। अच्छा खासा ये रिवर्सल संकेत दे रहा है हमें। 543 का भाव है स्टॉक का। करंट लेवल पे इसमें बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, कीपिंग ए स्टॉप एट 528 और 580 तक के हम टारगेट्स देख सकते हैं इसके अंदर। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है दैट इज आईआईएफएल। कैपिटल मार्केट क्षेत्र के शेयरों में आज उछाल है। इसके अंदर एक शानदार ब्रेकआउट आया है। स्टॉक अपने 52 वीक हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आज 602 का भाव है। वॉल्यूम बैक्ड सपोर्टिव बाइंग है। बहुत ही शानदार अपमूव आज के सत्र में दिखाया है जो कि संकेत दे रहा है आने वाले सेशंस में भी अपमूव कंटिन्यू रहेगा। करंट लेवल्स पे बाय की सलाह रहेगी। 580 का स्टॉप और 660 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं नेक्स्ट वीक में इस शेयर में आते हुए। फाइनेंस भी आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है। दो स्टॉक्स गौरव जी की तरफ से भी आ गई, ये कॉल्स आपके स्क्रीन पर हैं। चलिए, लेकिन इस बीच टाटा पावर को लेकर एक खबर आ रही है कि गुजरात सरकार ने टाटा पावर को मुंद्रा प्लांट दोबारा शुरू करने का ऑफर दिया है। 25 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट का ऑफर टाटा पावर को दिया गया है, लेकिन कंपनी ने 10 साल के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट की मांग की और जीरो एमिशन लक्ष्य हासिल करने के लिए 10 साल के पीपीए की मांग की है पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर। टाटा पावर पर आदित्य आपकी एक राय चाहेंगे। हालांकि आज के सत्र में बहुत धीमी चाल दिख रही है, आधे % की गिरावट दिख रही है। क्या लग रहा है टाटा पावर पर राय क्या बन रही है? विष्णु जी, काफी समय से स्टॉक एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। प्राइस वाइज कुछ ज्यादा एक्टिविटी मोमेंटम है नहीं। टाइम करेक्शन कंसोलिडेशन कह सकते हैं हम, वो चल रहा है स्टॉक में। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देखना है तो मेरे हिसाब से अवॉइड करें स्टॉक में, क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं है। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके कम से कम 1 साल रख सकते हैं तो फिर आप देख सकते हैं करंट लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए। और नीचे
नीचे करेक्शन आता है तो और ऐड करे, तो ट्रांचेस में बाई करे, एक बार में ना बाई करे स्टॉक में। 550 का अच्छा सपोर्ट है। नीचे अगर उसके आसपास दिखता है तो सॉरी 350 का अच्छा सपोर्ट है। अगर 360 के आसपास स्टॉक वापस से दिखता है तो आप इसमें और फ्रेश एडिशन कर सकते हैं। और ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे 450 से लेके 500 के निकल कर आएंगे। बट आपको समय देना पड़ेगा, कम से कम 1 साल इसमें जस्टेशन पीरियड रहेगा आपका। इमीडिएट कोई मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। इमीडिएट कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप अगर 1 साल देंगे तो आपके बेहतर पैसे यहाँ पर बन सकते, तो इन्वेस्टमेंट का नजरिया है यहाँ पर। एक स्टॉक है जुपिटर वैगन्स का, आज भी तेजी है और लगातार चौथे सत्र में यहाँ पर तेजी दिख रही है। और देखिए 35% से ज़्यादा की तेजी पिछले 4 सत्रों में ही आ चुकी है। और जो सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जो प्रमोटर का हिस्सेदारी बढ़ना वो एक कॉन्फिडेंस को यहाँ पर दिखाता है। और साथ ही रेलवे स्टॉक्स बाकी तो चल ही रहे हैं, जो एक सीजनल असर होता है बजट से पहले वो भी हो रहा है। और प्रमोटर ने वारंट कन्वर्जन से शेयर ये खरीदे हैं और करीब 29 लाख शेयर 470 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अलॉट किए गए हैं। और प्रमोटर हिस्सेदारी अब बढ़कर 19.25% हो गई है, जो करीब 19.25% के आसपास हुआ करती थी। गौरव जी, जुपिटर वैगन्स को लेकर क्या राय है? हालांकि काफी एक्शन था, आज जो तेजी है धीरे धीरे कम हो रही है, क्या लग रहा है अभी और तेजी बची है क्या? स्टीम बचा है क्या इस कंपनी में? विष्णु जी, पिछले 3-4 सत्रों में ही इस शेयर के अंदर लगभग 30% की चाल आ गई है। 260 के भाव से बढ़ता हुआ 235 तक चल रहा है। और हाई जो मैं बात करूं, कल का हाई था, दैट इज अराउंड क्लोज टू 360। एक अच्छी तेज चाल बन चुकी है। यहाँ से कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए, रादर ट्रेडर्स को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा मूव आ चुका है। अब अगर ये 350 355 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे तभी एक फर्दर अप मूव बनेगा। अगर यहाँ से सीधा वर्टिकल राइज आया तो आई थिंक वो सस्टेनेबल नहीं होगा। देयरफॉर कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए स्टॉक। ठीक है, जुपिटर वैगन्स थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए। खूब चला है ये शेयर हाल फिलहाल, और हमने देखा था कि हमारे एक्सपर्ट थे प्रदीप हल्दर, उन्होंने ये शेयर रिकमेंड किया था और जो ट्रेडर्स उन्होंने पैसे बनाए हैं। ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश हो रही है और ट्रेंड आज दिन में भी इंट्राडे में भी एक स्ट्रांग मूव आया है लोअर लेवल से, और अब यह है निफ्टी का टॉप गेनर, करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। आदित्य जी, ट्रेंड आपको लगता है कि जो बैड फेज था वो थोड़ा पीछे छूट गया है और यहां से अपॉर्चुनिटी बन सकती है कंपनी में? बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि ट्रेंड का जो सेल ऑफ होना था या फिर जितने भी नेगेटिव्स थे स्टॉक में वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड मुझे ट्रेंड के स्टॉक्स में अब नहीं दिख रहा है। सच कुछ नीचे 3800 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है और इसको मैं थोड़ा सा लंबे समय के लिए खरीद के रखना चाहूँगा, क्योंकि स्टॉक में जिस तरह की गिरावट हमें देखने मिली है, बोथ प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शन, स्टॉक यहाँ से अगर अच्छी चाल पकड़ेगा तो फिर आपको कम से कम 6 से 6,500 के लेवल्स दिखा सकता है और आने वाले दिनों में शायद हो सकता है उसको भी क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड करे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा करंट लेवल्स पे खरीदारी करे और स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करे। स्टॉक को नीचे 4,000 तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इसमें 3800 से लेके 3700 के बीच में कुछ लगाए और समय दे इसको। आपको 5,500 से 6,500 के लेवल्स ट्रेंड में देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो कम से कम 2 से 3 क्वार्टर इसमें खरीदारी करके रखे, पोर्टफोलियो में ऐड करे और ट्रेंड आपको रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड्स तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी का टॉप गेनर है 6,000 और 6,500 रुपए के टारगेट दे रहे हैं आदित्य। सुपर बुलिश, 38 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेंड को लेकर 2.5% मजबूत। लेकिन ट्रेंड तो लगभग डे हाई के आसपास जा रहा है, लेकिन उसके उलट अगर आप लूजर्स की सूची देखेंगे निफ्टी की तो आपको इंटरग्लोब एविएशन सबसे नीचे दिखाई देगा। करीब 2% के आसपास की कमजोरी है इंटरग्लोब एविएशन में और डे लो पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये सेंसेक्स 30 का भी पार्ट बन गया है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ने इनसे जवाब मांगा है और इनसे पूछा गया है कि क्या ये जो कंपनी है अपने मार्केट डोमिनेंस का गलत फायदा उठा रही है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से करीब 10-11% के आसपास से रिकवरी शेयर में आ गई थी। गौरव जी, आपकी राय इंटरग्लोब को लेकर? देखिए, जो लोग निवेश के बारे में सोच रहे हैं, मैं तो मेरा विचार तो ये है और मैं ये पूछता भी रहूं आप लोगों से कि क्या ये बेहतर होगा कि एक बार Q3 के नंबर देख लें, उसके बाद जो रिएक्शन है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। आपकी राय क्या है सर इस पर? अभिषेक जी, पहले चार्ट्स फ्रंट पे जवाब देता हूँ। चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से गिरावट के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। 100-150 रुपए का एक डाउन मूव आने की प्रोबेबिलिटी हाई नजर आ रही है स्टॉक के अंदर।
अच्छी गिरावट के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, अपटेक आया और आज वहां से एक डिक्लाइन बना है। ये डिक्लाइन एक्सटेंड भी हो सकता है 4800 का भाव भी दोबारा टेस्ट हो जाए। ये तो हुई चार्ट्स के शॉर्ट टर्म की बात। अब जैसे कि आप अगली तिमाही के नतीजे देखने की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम फैसला लें, आई थिंक रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कैंसलेशंस हुए हैं अभी पिछले दिनों, और वो लगभग 10-15 दिन ये पर्टिकुलर एपिसोड चला है, तो आई डोंट थिंक कि उत्साहजनक नतीजे होंगे, रादर एक डिसमल नोट पे रिजल्ट्स आएंगे। तो शायद हो सकता है उससे पहले ही इसके अंदर एक फर्दर राउंड ऑफ सेल ऑफ भी हमें देखने को मिल जाए इन एंटिसिपेशन ऑफ वीक रिजल्ट्स। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। ओके, तो चलिए ये टेक इंटरग्लोब एविएशन पर डाउनसाइड टुवर्ड्स डे लो करीब 2% की गिरावट है। दिन के निचले स्तरों पर इंटरग्लोब एविएशन में फिलहाल कामकाज होता हुआ, लेकिन आदित्य सीमेंट सेक्टर को एक बार देखना चाहिए और कई सारे रीजंस हैं और जिसके चलते सीमेंट सेक्टर को यहां से वॉच आउट करना चाहिए। चैनल चेक्स और कुछ खबरों की माने तो जनवरी में प्राइस हाइक्स की भी बात हो रही है, जिसके चलते सीमेंट सेक्टर एक अट्रैक्टिव बेट नजर आ सकता है। और इसके अलावा मॉनसून का खत्म होना हो सकता है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बढ़त देखने को मिले और इसी के चलते कई सारे एक्सपर्ट्स ब्रोकरेजेस का भी मानना है कि यहां से फर्दर सीमेंट सेक्टर में ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख सकता है। पॉजिटिव बैकड्रॉप सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए। लार्जर सीमेंट प्लेयर्स, छोटी मझौली सीमेंट कंपनियों में से कुछ अट्रैक्टिव नजर आता है आपको? मानसी, इनफैक्ट सीमेंट के शेयर्स पर वॉच लिस्ट बना के रखा है हमने और उस पर ट्रैक कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ये न्यूज़ है कि मार्केट्स में कि जनवरी में शायद सीमेंट प्राइसेस बढ़े। अल्ट्राटेक सीमेंट पहला बेट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि दिग्गज प्लेयर है, लार्जेस्ट प्लेयर है सीमेंट में, और स्टॉक में हमने देखा था एक थोड़ी बहुत गिरावट आई, कंसोलिडेशन हुआ, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, उसके बाद एक अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक एक अपमूव दिखा रहा है यहाँ पे। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट में। 11,600 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा है, 12,400 तक के लेवल्स यहाँ पे ऊपर में देखने मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक में रडार पे डालमिया भारत का भी है, वो भी एक बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। उसमें सेम पैटर्न बनकर आए हैं, करेक्शन हुआ थोड़ा बहुत और उसके बाद एक अपमूव दिखा रहा है यहाँ पे स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह यहाँ पे भी रहेगी। हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे देखने मिल रहा है हमें। ऊपरी लेवल्स अगर हम बात कर ले टारगेट्स पे, तो 2300 से 2400 के टारगेट्स निकल कर आते हैं डालमिया भारत में, और नीचे स्टॉप लॉस हमको 2040 का लगाना है। तो 2040 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है और 2300 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है यहाँ पे। एब्सोल्युटली, डालमिया भारत और अल्ट्राटेक सीमेंट इन दोनों स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए और इन स्तरों पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए यहां से फर्दर अपसाइड और ढेर सारी खबरें हैं जिसके चलते सीमेंट सेक्टर जो है आने वाले दिनों में अट्रैक्टिव साबित हो सकता है। गौरव, एनटीपीसी ग्रीन के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं और अच्छी मजबूती इस स्टॉक में आज के सत्र में पिछले 5 दिनों से बढ़त के साथ कामकाज दिख रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में वैसे तो अडानी ग्रीन के साथ लगातार बातचीत होती है और कंपेयर भी किया जाता है, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन फॉर अ चेंज आज के सत्र में हम देख रहे हैं काफी बढ़िया बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। एज वी स्पीक दिन के उच्चतम स्तर पर 94 के लेवल्स के आसपास किन्हीं की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि पिछले 1 महीने में कुछ खास चला नहीं है, इस स्पाइक अप को किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए? यस, मानसी राइटली पॉइंटेड आउट, उच्चतम स्तर पे चल रहा है, 4% के गेन्स के साथ है। आज के डे के हिसाब से देखें तो 4% का भी गेन बहुत ही मीनिंगफुल गेन नजर आ रहा है व्हेन लुकिंग एट अदर स्टॉक, जो कि आधा पौना % या 2% का रेंज पूरे दिन की निकाल दी है। हैविंग सेड दैट, इस स्टॉक के अंदर जिस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है, स्पेशली आज जो गेन आया है, आई थिंक वो ऊपर के लेवल पे 96 to 98 की रेंज तक एक्सटेंड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो वहां पे एक बार बुकिंग कंसिडर करना चाहिए और निवेशकों के लिए फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी इज अ स्पेस जहां कम से कम आपको 2-2.5 साल का एक व्यू रखना पड़ेगा, तभी कुछ रिटर्न्स, मीनिंगफुल रिटर्न्स निकल कर आएंगे, बिकॉज अभी तो केवल कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, उसका यील्ड आना अभी बाकी है, तो वो आने वाले 2-3 सालों में नजर आएगा उसके अंदर। और कौन सा बेहतर प्ले करता है वो तो फिर एक फ्यूचर की बात है। ग्रीन पर ये एक टेक इस वक्त मिलता हुआ फिलहाल बाजार में हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान 26,156 के स्तरों पर निफ्टी में कामकाज है। 85,390 के लेवल्स पर लाल निशान में सेंसेक्स, वही बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव 59,184, काफी टाइट रेंज में कामकाज है और हॉलिडे अलर्ट लगातार हम हमारे व्यूअर्स को बता भी रहे थे। ट्रंकेटेड वीक है और कल की छुट्टी से ठीक पहले दायरे में बाजार। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। आज बाजार में बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। इंडेक्स लेवल पे देखें तो यही, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहां पर एक्शन दिख रहा है। आज फार्मा शेयर्स काफ़ी कमज़ोर है। डॉक्टर रेड्डीज देखिए करीब 1.5% की गिरावट यहां पर दिख रही है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कमज़ोर दिख रहे हैं। फार्मा शेयर पे एक राय अविनाश गुराक्षर सर से ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। अविनाश जी, सबसे पहले फार्मा शेयरों पर आपकी राय दे। आज दिग्गज फार्मा के साथ साथ मिडकैप फार्मा में भी दबाव है। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, इन दोनों पर खास करके आपकी राय चाहिए। आई थिंक विष्णु मोहन, देखिए फार्मा कंपनी की बात करें तो मुझे लगता है कि जो कंपनीज आपने कही सन फार्मा और लुपिन, मेरे ख्याल से सन फार्मा में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ज्यादातर यूएस मार्केट इनके लिए सबसे बड़ा टारगेट मार्केट है। अभी फिलहाल तो कोई यूएस एफडीए रिलेटेड या कोई कंप्लायंस इश्यूज तो है नहीं, और जिस प्रकार से अभी फार्मा सेक्टर के ऊपर कोई टैरिफ लगाया नहीं है, हमारा मानना है कि तीसरा और चौथी तिमाही कंपनी के लिए काफी अच्छी रहेगी। इनकी जो स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, इसमें हमको ज्यादा ग्रोथ ट्रैक्शन दिख रहा है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस लेवल से स्टॉक तो काफी चल चुका है, तो वैल्यूएशन तो अभी फेयर टू एक्सपेंसिव है। बट किसी को लंबा नजरिया अगर लेना है तो मैं समझता हूँ कि अगले 6 से 12 महीने के लिए अगर कोई खरीदना चाहे तो थोड़ा सा एक हल्का करेक्शन होता है, तब आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल होल्ड करने की राय है। फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से थोड़े निचले लेवल पे अगर स्टॉक आता है तो ही खरीद ले। और गिरावट आने दे फिर नई खरीदारी करें। अगर आपके पास है तो इन दिग्गजों में होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉक ट्रेंड पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सत्रों में अच्छी तेजी बनी है। 5 दिनों में देखें तो करीब 7% की तेजी आई है, लेकिन इस साल इसने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रिटर्न दिया है। करीब 40% तक की गिरावट यहाँ पर रैली है। एक कुछ और स्टॉक्स को ढूंढते हैं जहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। एक एक करके वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर भी कुछ लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हो रहे हैं। गौरव जी, अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट देखो, बताइए क्या कैसा दिख रहा है ये? यहाँ से खरीदना चाहिए क्या अपोलो हॉस्पिटल्स को? विष्णु जी, अपोलो हॉस्पिटल्स काफी इंप्रेसिव चार्ट फॉर्मेशन है। अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आ गई है। 8000 प्लस लेवल से गिरता हुआ अभी 6900 के आसपास आके 717080 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छे लेवल्स हैं यहाँ से। अगर 3 से 4 महीने का व्यू रखा जाए तो एक अच्छा खासा मुझे अपमूव के आते हुए 7600-7700 के लेवल्स तक आते हुए मुझे कंफर्टेबली ये शेयर नियर टर्म में स्केल अप करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 3-4 महीने में इवन हायर लेवल्स भी पॉसिबल है। बाय कर सकते हैं यहाँ पे। अपोलो हॉस्पिटल्स में आप खरीदारी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं स्टॉक में भी आज एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं। इस बीच देखिए इंटरग्लोब एविएशन आज जो है कई दिनों के बाद जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट हावी हो रही है। फार्मा काउंटर्स की भी हमने चर्चा की, और साथ ही साथ अब देखिए कुछ लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स भी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। और रिलायंस, एक बार इस पर भी व्यू लेते हैं। गौरव जी, काफ़ी रेंज बाउंड है रिलायंस। ऑलरेडी हम एक दिन इसके बढ़ते हुए मूव को ट्रैक करते हैं, उसके बाद फिर सुस्त हो जाता है। आज 1% की गिरावट, क्या कुछ लग रहा है रिलायंस की तरफ से? क्योंकि आज देखिए रिलायंस की 1% की कमजोरी के बावजूद निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। यस, रिलायंस के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार हम नोटिस कर रहे हैं कि ये स्ट्रगल कर रहा है 1575 1580 की रेंज को सरपास करने में। पीछे भी वहीं से गिरावट आई थी, कल के सत्र में भी वहीं पे जाकर आया, और इंट्राडे का मूव देखे तो वहां से प्रॉफिट साइडवेज हो गया और आज गिरावट आई है। आई थिंक अभी थोड़ा और एक्सटेंड कर सकता है 1540 से 1520 तक के लेवल्स पे। तो जब तक ये एक बार डिसाइसिवली 1580 1600 रेंज को नहीं तोड़ पाता है, तब तक थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा ये स्टॉक। एक बार सरपास कर जाएगा तो आई थिंक फिर एक नई टेरिटरी की तरफ आगे अग्रसर होगा। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर रखेंगे नज़र। पर हम आपको ये भी बता दें कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़, जब हमने सुबह इसकी चर्चा की थी, जब 26% की ब्लॉक डील यहाँ पर हुई थी, तब स्टॉक में 3% का मूव था। और अब आप वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, तो 16.5% का मूव जो है आप इस काउंटर में देखेंगे। अब देखिए दिलीप पिरामल, जिनके पास मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग थी, उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आज 26% की डील हुई है, और पहले भी इसमें 6% की हिस्सेदारी उन्होंने बेची हुई है। अब उनका कहना ये भी है कि कई सारे मार्की नेम्स और प्राइवेट नेम्स जो हैं इसमें जुड़ते हुए दिखे हैं। आज शाम को ये ज़रूर पता चल जाएगा कि किस किस ने वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में हिस्सा खरीदा है। बट अभी भी
अब पिरामल के पास जो है लगभग 20% हिस्सेदारी है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो बोर्ड के मेंबर नहीं रहेंगे, पर जी हाँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि उनके जो बच्चे हैं वो इस बिजनेस में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेच रहे हैं। पर 20% हिस्सेदारी अभी भी उन्होंने रखी है और आज देखते हैं कौन से वो बड़े नाम्स आते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज में। पर 17% का मूव आप देखिए, अगर सुबह किसी ने यहाँ पर एक व्यू बनाया होगा तो 3 से 17% यानी इंट्राडे ही आप देख सकते हैं कि आपको 13-14% का मूव दिखा होगा। पर आदित्य, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं स्टॉक को इतने बड़े मूव के बाद? क्या किसी ने इंट्राडे अगर इसको कैप्चर किया हो तो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? होल्ड करना चाहिए सृष्टि, क्योंकि स्टॉक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अच्छे खासे गिरावट के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है और वॉल्यूम्स पे देखने मिल रहा है। लगभग कुछ 3.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं स्टॉक में, जो कि मेरे ख्याल से रीसेंट हिस्ट्री में तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने कभी ट्रेड किया होगा। इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में शायद ये हो सकता है मूव कंटिन्यू हो, वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, बट इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर आपने नीचे के लेवल्स पे खरीदारी करके रखा हो तो ऊपर मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार 500 के लेवल्स को टेस्ट जरूर कर सकता है। तो बने रहे, एक स्टॉप लॉस लगाए जहां पे आपकी बाइंग प्राइस थी उसको मेंटेन करे और 500 के लेवल्स का एक बार इंतजार करे। मेरा मानना है 500 के लेवल्स को शायद दिखा दे स्टॉक, और अगर 500 को भी निकाले तो 550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। तो इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ जब स्टॉक ऊपर आता है तो इतनी जल्दी एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। बने रहे स्टॉक में अगर आपने नीचे के लेवल्स पे लिया है तो। ऑलराइट, तो बने रहे। अगर निचले स्तरों पे आपने वीआईपी इंडस्ट्रीज लिया है तो ये रहा है फिलहाल आती हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आज के सत्र में ही हम देख पा रहे हैं इसमें। बट इसी के साथ साथ आप देखिए मनापुरम फाइनेंस, ये काउंटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से ही अपनी लीडरशिप बरकरार रखी है इसने NSE 500 में, और साथ ही मुथूट भी थोड़ा मोमेंटम उसमें भी दिखा था, बट अब थोड़ा सा फिजल आउट ज़रूर हो चुका है मुथूट फाइनेंस का शेयर। पर आप इन दोनों में ही कंपेयर करेंगे तो मनापुरम से ज़्यादा तेज़ दौड़ जो है वो मुथूट ने लगाई थी, तो शायद आज के सत्र में हम थोड़ी सी कैचअप रैली भी होते हुए देख रहे हैं। पर अविनाश जी, आमतौर पे देखिए हम ये देखते ही हैं, मैनेजमेंट भी पॉजिटिव रहता है कि गोल्ड जब तक उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं और उनके पास किस तरीके से डिमांड को लेकर वो पॉजिटिव रहे हैं, और स्टॉक्स में भी ऑलरेडी एक अच्छा रनअप हमने देखा है। बट अविनाश जी, इतने अच्छे मूव के बाद क्या आपको अभी भी लगता है यहाँ पर मौके हैं? नहीं, मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस जिस प्रकार से भागे हैं उसी का एक मेन रीजन है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनी जैसे मणप्पुरम, मुथूट में अच्छी तेजी आपको दिख रही है। मेरा मानना है कि देखिए इस लेवल पे एंट्री करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि काफी हद तक ये मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है कि गोल्ड का प्राइस इनके फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिवली प्ले आउट होगा, क्योंकि लोन टू वैल्यू का रेशियो है वो भी इनके लिए फेवरेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा भी गिरावट का मौका मिलता है तो खरीदने के मौके बनेंगे। बोथ मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम में स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है स्टोरी, आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जब तक गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तब तक सेंटिमेंटली ये कंपनीज अच्छा करेंगे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अभी इस प्राइस से थोड़ा सा कम लग रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगा कि जिनके पास है पहले का खरीदा हुआ वो होल्ड करे, फ्रेश बाइंग अभी इस लेवल पे ना करे। फ्रेश बाय इन स्तरों पे आपको नहीं करना है, और अगर आपके पास पहले से बाइंग है तो आप इसको होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। पर जी हाँ, मणप्पुरम फाइनेंस में आज जिस तरीके की तेज़ी है वो काफ़ी सराहनीय है। आइए इसके पीछे की और वजहें समझते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रविंदर, बताइए क्या कुछ है इस तेज़ी की वजह? जी बिल्कुल, यहाँ पे आज मणप्पुरम फाइनेंस में काफ़ी अच्छी खासी जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे इसके पीछे जो की ट्रिगर है, यहाँ पर बेन कैपिटल मणप्पुरम फाइनेंस में अपना जो है स्टेक एक्वायर करेगा, और बेन कैपिटल मणप्पुरम फाइनेंस में करीब 5,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके चलते बेन कैपिटल 18% का स्टेक जो है एक्वायर करेगा, जिसके साथ ही ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। और ओपन ऑफर का जो प्राइस है 236 पर शेयर पर हो सकता है, और एडिशनल जो है 26% स्टेक के लिए मैंडेटरी ओपन ऑफर देना होगा। और इन्वेस्टमेंट के बाद बेन कैपिटल की जो शेयर होल्डिंग है वो 18 से 41% के आसपास रह सकती है, और बेन
कैपिटल ये स्टेक जो है प्रमोटर जो पब्लिक शेयर होल्डर से एक्वायर कर रहा है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रमोटर कंपनी में बने रहेंगे डील के बाद भी, और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है नई इस इन्वेस्टमेंट के बाद 28.9% पर रहेगी। और याद रखेगा यहाँ पर इस डील को जून 2025 में CCI से पहले ही अप्रूवल मिल चुकी है और ये NBFC स्पेस में सबसे बड़े FDI डील में से एक है। यहाँ पर इसी के साथ साथ और एक की यहाँ पर जो है की ट्रिगर है मन्नप्पुरम फाइनेंस के लिए। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में जो रैली देखने को मिल रही है। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर रिकॉर्ड रैली के चलते गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्पॉट गोल्ड जो है $4,500 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, जबकि MCX पे भी गोल्ड जो है 1,38,000 की जो है तेजी देखने को मिल रही है। और ये 1979 से के बाद गोल्ड और सिल्वर में अब तक की सबसे बड़ी रैली है। और अब तक 2025 में गोल्ड ने अप्रॉक्सीमेटली 80% और सिल्वर ने जो है 150% की यहाँ पे रिटर्न दी है। यहाँ पर अगर बात करें प्रोडक्ट वाइज AUM की, तो यहाँ पर मन्नप्पुरम फाइनेंस का जो गोल्ड लोन का जो AUM है वो 69% का है, माइक्रो फाइनेंस का 11% और व्हीकल फाइनेंस का जो है 9% का है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने अपने Q2 FY26 में कॉल में भी जो है कुछ पॉजिटिव कमेंट्री दी थी। यहाँ पर उनका कहना है कि रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के साथ हाई टिकट कंज्यूमर से ग्रोथ सपोर्ट मिलेगा। वहीं कंपनी लेंडिंग के थ्रू स्केलेबल बट कंट्रोल एक्सपांशन पर जो है फोकस करेगी। और गोल्ड लोन AUM का ग्रोथ का जो है बिगेस्ट ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए। और FY26 में कैपेसिटी एडिशन से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस रहेगा मैनेजमेंट का, और गोल्ड लोन ग्रोथ के साथ मार्जिन में भी जो है मेंटेन करने की जो है कोशिश रहेगी मैनेजमेंट। अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक्स में जो है 10% के आसपास की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, और एक साल में स्टॉक्स में जो है 64% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज भी स्टॉक्स में जो है 5 से 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। तो सोनी का सपोर्ट है और बड़े निवेशक का भरोसा है, मणप्पुरम इसके चलते भाग रहा है। और जितना गोल्ड चला है लगभग उतना ही रिटर्न मणप्पुरम के शेयर ने भी इस साल में दिया है। मुथूट की तेजी थोड़ी ज़्यादा रही है, लगभग 10% ज़्यादा मुथूट ने रिटर्न कमा के दिए हैं। तो गोल्ड में जो आग लगी है उसका पूरा का पूरा बेनिफिट अगर आपको शेयर में लेना है तो मणप्पुरम फाइनेंस और मुथूट इनमें इस साल में नजर आया है। और चांदी की तेजी का फायदा अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ है हिंदुस्तान जिंक के शेयर में। आज फिर से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक का शेयर चमक रहा है, 2-2.5% के आसपास की तेजी है और 52 वीक हाई पर जाके कारोबार कर रहा है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सेठ शेयर खान के सौमिल मेहता। सौमिल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। सौमिल जी, कुछ अगर आपके कुछ पसंदीदा शेयर हैं तो पहले आप वो शेयर कर दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक है उसका फायदा मिल जाए, बाकी अपने शेयर हम आपसे पूछेंगे उसके बाद। एब्सोल्युटली। यहाँ पर मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, दालमिया भारत। दालमिया भारत में एक आज के सेशन में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट हुआ है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है ऑन द वीकली चार्ट, विच इज अ ग्रेट साइन। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी रैली हो सकती है। स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 2050 पे, और यहाँ पर जो टारगेट्स बनते हैं, पहला टारगेट होगा 2190, ये पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट मुझे लगता है ऊपर में 2300 के आसपास हो सकता है। तो ग्रेट स्टॉक टू बी इन। दूसरा स्टॉक होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन ये मुझे लगता है कि इन द मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही अच्छा कर सकता है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक में मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 165 पर, और ऊपर में टारगेट्स होंगे 178 179 के आसपास। ठीक है, टाटा स्टील के लिए 178 179 के टारगेट, 165 का स्टॉप लॉस। और डालमिया भारत के लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 2300 रुपए का, 2190 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल आपके स्क्रीन पर भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फटाफट आपके लिए डाल दिए हैं। VIP इंडस्ट्रीज पर थोड़ी देर पहले सृष्टि चर्चा कर रही थी, और ये शेयर देखिए अभी यही नहीं रुक रहा है। मतलब बड़ी ब्लॉ डील है, अब ये मतलब और ऊपर करीब 17-18% ऊपर इस वक्त आपको ये शेयर दिखाई देगा। 426 रुपए का भाव। अविनाश जी, VIP इंडस्ट्रीज में शायद 5-7 महीने पहले दिलीप पिरामल जी ने कहा था कि जो नई जनरेशन है, उनकी नई पीढ़ी है, वो कारोबार को आगे नहीं ले जाना चाहती है। और यही नहीं, जो भी हम थोड़ा जो जेंजी जो जनरेशन है, जो जेंजीज हैं,
वो नहीं चाहते कि इस तरह फैक्ट्री वगैरह चलाना, साइट पर जाना। उनकी ऐसे कारोबार में दिलचस्पी ज़्यादा है जो थोड़े से फ्लैशी हों, अपना किसी ऑफिस में बैठ के कट जाएं। आपके विचार क्या है सर, क्या रीज़न है कि मतलब इतनी बढ़िया कंपनी, लेगेसी है करीब 50-60 साल की, उसको नहीं चलाना चाह रही है उनकी नई पीढ़ी? अभिषेक देखिए, ये तो इंडिविजुअल अपना अपना एक व्यू होता है, लेकिन आपने सही कहा कि आज का जो यंगर जनरेशन है उनको पुराने ब्रिक एंड मोटर वाली जो बिजनेसेस है उनको चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और उसी कारण से प्रमोटर ने कहा कि वो फाइनली इस बिजनेस से एग्जिट होना चाहते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही स्टिकी बिजनेस है। इनफैक्ट गिने चुने लगेज कंपनीज है इंडिया में, और वीआईपी तो बहुत ही पुराना प्लेयर है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास जो जो प्रोडक्ट रेंज है, जो ज्योग्राफिकल मार्केटिंग नेटवर्क है, जो स्किल सेट है, वो बहुत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, आज जो डील हुई है उसमें मैं इतना तो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि काफी बड़े निवेशक, काफी बड़े इन्वेस्टर्स, पी इन्वेस्टर्स है या अल्ट्रा एचएनआईज है, वो डेफिनेटली इस ब्लॉक डील में पार्टिसिपेट करेंगे। और कहीं ना कहीं इसकी मैनेजमेंट का जो सिलसिला है वो भी मेरे ख्याल से अच्छे खासे इन्वेस्टर्स के पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये लीगेसी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, और इसको वापस जीरो से क्रिएट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जो नया निवेशक आया है, आई थिंक मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिला है कि अभी पुराना प्रमोटर निकल रहा है, लेकिन नया जो प्रमोटर आ रहा है वो काफी एग्रेसिव होगा, इस बिजनेस को और भी आगे बढ़ा देगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तेजी दिख रही है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 2-3 साल का अगर आप नजरिया लेते हो तो लगेज मार्केट इंडिया में काफी बड़ा पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है, और स्केलेबिलिटी के लिए की काफी अच्छी जगह है। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। और वीआईपी की तो लेगेसी इतनी ज़बरदस्त थी, मतलब कुछ ब्रांड तो ऐसे हो गए कि नहीं, वो प्रोडक्ट के सिनोनिमस हो गए। वीआईपी हो गया, कोलगेट हो गया, मैगी हो गया, लोग वही उसी नाम से जाने लगे। अब ये अब इतना बड़ा निवेश, कोई ना कोई बड़ा निवेशक आ रहा होगा, वो ये निवेशक की तलाश में थे भी। कंपनी का स्टेटमेंट तो पहले ही आ गया था। तो देखते हैं कि कल जो आएगा ना आज शाम को, कि इन्वेस्टर्स कौन कौन से आए हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में। तो ये बड़ी ब्लॉक डील हुई है, और एक थोड़ी सी चिंता थी बाजार की, वो छंटी भी निश्चित तौर पर है। कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं जहां पर आज एक्शन दिख रहा है। अदरवाइज आप इंडेक्स को देखेंगे वो तो पूरी तरह से साइडवेज है। दिन के निचले स्तर के आसपास निफ्टी है, लगभग 40 अंकों के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक भी लाल निशान में है 65 अंकों की गिरावट के साथ। लेकिन बाजार के एक लैक क्लस्टर माहौल में भी आज भी कई सारे शेयर ऐसे थे, इंक्लूडिंग मुथूट मणप्पुरम, जो नए हाइस पर पहुंचे हैं। फार्मा में एक शेयर, फार्मा की थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, लॉरस लैब ने बनाया है नया हाई आज के सत्र में। राय आपसे गौरव जी लेना चाहेंगे, लॉरस लैब्स क्या जर्नी रही है? अगर आप फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड तो वन ऑफ द हाईएस्ट गेनर्स ये लॉरस लैब का शेयर रहा है। और हाल फिलहाल अमेरिका में एक कानून भी पास हुआ है, बायोसिमिलर एक्ट वहां पर पास हुआ है, जो बताया जा रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए है, और उसका फायदा भारतीय कंपनीज को मिलेगा। और जो भी ये सीडीएमओ स्पेस में, जेनरिक स्पेस में जो कंपनीज हैं, उनको तो बेनिफिट ज्यादा होगा। लॉरस लैब, आपको लगता है गौरव जी कि अभी यही नहीं रुकेगा, ये और चलने वाला है यहां से? अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जर्नी बहुत ही शानदार रही है। थोड़े व्यूअर्स के लिए अगर मैं शेयर करूं, मंथली गेन इसके 5% के हैं, क्वार्टरली गेन्स हैं लगभग 28-29% के, एंड ईयर टू गेन्स हैं लगभग 80% के। बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस रही है, अगेंस्ट द ऑड्स निकल कर आया है, आउट परफॉर्म किया है अपने सेगमेंट को, अपने सेक्टर को। यहाँ से एक अच्छा कंसोलिडेशन और इंडिसेसिव कैंडलस्टिक्स के साथ पिछले 2-3 सत्र में अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिला है, जो कि संकेत ये दे रहा है कि अब ये नई चाल के लिए तैयार हो रहा है। तो यस, इसके अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। आई थिंक थोड़ा सा और लंबी अवधि का व्यू रखा जाए, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए तरीके से ना कंसिडर करें, 2 से 3 क्वार्टर का व्यू रख लें, तो इसके अंदर आई थिंक 1200-1300 का जोन आ जाना चाहिए स्टॉक के अंदर। 1200 के जोन तक जाने की उम्मीद आपको लग रही है लॉरस लैब्स को लेकर, ये राय आ रही है। एक स्टॉक और है जहां पर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। शुरुआत में शो के हमने बताया भी था, कैस्ट्रॉल में यहाँ पर ज़बरदस्त तेजी है। हालांकि दिन की ऊपरी असर से हल्का ज़रूर हुआ है, और खबर ये आ रही है जो पेरेंट कंपनी है BP, वो यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। और जो एक कंपनी है जिसे बेच रही है उसका नाम है स्टोन पिक।
इस अपनी 65% हिस्सेदारी बेच रही है। सृष्टि के पास और जानकारी। सृष्टि, क्या ये कैस्ट्रॉल इंडिया में हिस्सेदारी बेच रही है या जो पेरेंट कंपनी है कैस्ट्रॉल लिमिटेड उसमें हिस्सेदारी बीपी बेच रही है? क्योंकि पहले पुराना नाम तो बीपी ही हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल विष्णु मोहन जी। देखिए, पेरेंट कंपनी में हिस्सेदारी 65% बेचने की बात हुई है, बट इसका इम्प्लीकेशन इंडिया एंटिटी पर भी आएगा, क्योंकि कैस्ट्रॉल पेरेंट का कैस्ट्रॉल इंडिया जो कि लिस्टेड एंटिटी है इंडिया और भारतीय बाजारों में, उसमें 51% हिस्सेदारी है। तो जहाँ पर बीपी 65% हिस्सेदारी बेचेगी और यहाँ पर 51% वो ऑलरेडी होल्ड करते हैं, तो आमतौर सी बात है कि यहाँ पर भी जो है हेर फेर होगी उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो स्टोन पीक की हो जाएगी, बाकी 17 से 18% हिस्सेदारी बीपी के पास रहेगी। तो माइनॉरिटी तो ज़रूर बन जाएंगे, बट इसमें ओपन ऑफर ट्रिगर होने की भी बातें हो रही हैं। अब आपको बता देते हैं कि एक बार जो पेरेंट कंपनी की डील है उसके क्या मायने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, स्टोन पीक जो है 65% हिस्सेदारी ले रहे हैं, जिसकी पूरी डील की वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यू कह लीजिए ये 10.1 बिलियन डॉलर्स बताई जा रही है। अब इसमें भी कनाडा पेंशन फंड जो कि काफ़ी माना हुआ सॉवरेन फंड है, वो 1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और बीपी वहाँ पे 35% हिस्सेदारी अपने पास ही रख रहा है। तो वो जो पूरी तरीके से एग्जिट अभी भी बीपी ने नहीं किया है। अब अगर हम देखें तो मार्केट इसको एक वैल्यू अनलॉकिंग के तौर पे देख रहा है। स्ट्रैटेजिक फोकस आगे जो है वो देखना होगा किस तरीके से होता है, बट फिलहाल के लिए मैनेजमेंट ने यही बोला है इंडिया एंटिटी को लेकर कि आगे जो चेंजेस होंगे वो उसके बारे में बताएंगे और ये डील क्लोज हो जाए उसके बाद इंडिया बिजनेस के बारे में अपने प्लान्स क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक ओपन ऑफर तो ट्रिगर हो सकता है, बट अब ये भी सवाल है कि लिस्टेड एंटिटी रहेगी या उसको डीलिस्ट करने की तैयारी होगी। वो सब देखना, देखिए थोड़ा समय लगेगा ये सारी चीज़ें जानने में। बट जी हाँ, स्टॉक काफ़ी एक्साइटेड था इस डील के बाद और जैसे ही ये अनाउंस हुआ एकाएक हमने देखा कि एक्साइटमेंट के चलते 7-8% का भी मूव रहा, बट थोड़ा सा फिजल आउट होते हुए 3% का उछाल अभी फिलहाल हम कैस्ट्रॉल इंडिया में देख रहे हैं। तो ये हैं तमाम तेज़ी के ट्रिगर्स। एक डेवलपमेंट आगे क्या होता है वो देखना होगा, बट इंडिया एंटिटी अपने आप में ही जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ऑलरेडी कर रही है। और कुछ समय पहले बात करें तो कहीं ना कहीं ये डेटा सेंटर की थीम को लेकर भी थोड़ा सा एक्साइटेड थे, क्योंकि पेरेंट कंपनी डेटा सेंटर में कामकाज ज़रूर कर रही है। तो एक अच्छा मूव ऑलरेडी विश्व मोहन जी हम देख रहे हैं। ओके, और ये भी कहा जा रहा है कि बीपी इससे अपनी बैलेंस शीट में सुधार करना चाह रही है, ग्रोथ और कुछ वैल्यू अनलॉक की भी। हाँ, और वो अपना डेट भी कम करेंगे। मेन उसी के लिए उन्होंने पूरी हिस्सेदारी की है, बट इंडिया एंटिटी में इतना वो कंसर्न है नहीं। ओके, लेकिन एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं यहाँ पर। स्वामी जी, आपसे राय लेंगे, आप क्योंकि 200 डीएमए को बहुत फॉलो करते हैं। अभी भी आप सिंपल मूविंग एवरेज देखिए, अगर 200 डीएमए तो 206 के आसपास का है, उसके नीचे ही है कैस्ट्रॉल इंडिया। अभी खरीदारी करनी चाहिए क्या? ठीक है, अभी भी ट्रेंड डाउन है। जो आज हमने पूरा उस पर स्पाइक देखा, ये स्पाइक फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है। 200 डेली मूविंग एवरेज एग्जैक्टली वहीं से ही रेजिस्टेंस लिया है। 201 आज का हाई है और जो 200 डेली मूविंग एवरेज एग्जैक्टली वही है। सो जो फिजल आउट हुआ है आज का, वो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। आज का जो हाई है उसके ऊपर निकले, उसके बाद एक बार आप फिर से खरीदारी की तरफ देखें। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, ये एक डाउन ट्रेंड में है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है और 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था। आज के सेशन में 40 डेली मूविंग एवरेज और 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, कटिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी है। सो शॉर्ट टर्म में हो सकता है ऊपर में और भी आ जाए, लेकिन ये जो मीडियम टर्म का रेजिस्टेंस है 200 डेली मूविंग एवरेज, उसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है फॉर अ मीडियम टर्म गुड अप ट्रेंड। अच्छी तेजी आपको यहाँ पर लग रही है, तो चलिए एक और स्टॉक है ग्रो का, इस पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर भी लगातार तेजी चल रही है। 100 रुपए के इशू प्राइस से देखिए वापस से 175 पे आ गया। हालांकि जो हाई लगा था 194 रुपए के आसपास का लगा था, लेकिन वापस यहाँ पर लगातार तेजी दिख रही है। आज भी 2.5% से ज़्यादा ऊपर है और कहा जा रहा है कि 6 जनवरी 2026 से ये कंपनी बीएसई के लार्ज कैप इंडेक्स में भी शामिल हो जाएगी। तो इंडेक्स इंक्लूजन से भी एक ऑप्टिमिज्म बन रहा है यहाँ पर। अविनाश जी, ग्रो को लेकर क्या नजरिया है आपका? विश्वमोहन, मुझे लगता है कि देखिए, ग्रो का ऑनलाइन में सबसे बड़ा ब्रोकर है और इसमें कोई डाउट नहीं कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है।
प्रमोटर्स भी काफी एग्रेसिव है। लेकिन अभी ये बीच में जो खबर आई है कि लार्ज कैप इंडेक्स में इंक्लूड होगा, इससे मार्केट्स को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि इससे डेफिनेटली जो जो इन्वेस्टर्स है, स्पेसिफिकली जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, वो ऐसे इंडेक्स इंक्लूजन्स को पॉजिटिवली मानते हैं, इनके ग्लोबल पोर्टफोलियोज में ऐड करते हैं, और उसी कारण से शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा सा भाग चुका है। क्योंकि हमने देखा है कि 175 180 पहले आईपीओ के बाद जाने के बाद स्टॉक करीबन 145 150 को रिएक्ट हो गया था, बट उसके बाद वापस एक चढ़त हमने देखी है। तो इसका मेन कारण यही है कि ग्लोबली एक बार लार्ज कैप इंडेक्स में ये इंक्लूड होता है तो काफी बड़े जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है ये अपने पोर्टफोलियोज में ऐड करेंगे। स्ट्रक्चरली स्टोरी काफी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन अभी सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो मैं कहूंगा कि जिनके पास पब्लिक इशू के टाइम के शेयर है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग अगर करना है तो थोड़े से निचले लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि तभी वैल्यूएशन का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा बैठेगा। रिवॉर्ड अगर बेहतर चाहिए तो वेट कर ले, नई खरीदारी करनी है तो करंट लेवल पे ना खरीदे, वहाँ करेक्ट होने दे फिर खरीदे। जिनके पास पहले से स्टॉक्स है या आईपीओ में मिला है तो आप बने रह सकते हैं, ये सलाह अविनाश जी की तरफ से दी गई है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और इसी तरह के स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही मार्केट एट 3 जल्द लेकर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही है और लाल निशान ही आपको दिखाई देगा। लोअर लेवल से अब बहुत कोई रिकवरी की कोशिश नहीं लग रही है। आज वॉल्यूम भी थोड़े ड्राई अप होते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो ग्लोबल निवेशक हैं वो तो खैर छुट्टी के मूड में ऑलरेडी होंगे। आज वैसे भी अमेरिका में आधे दिन का कारोबार है और क्रिसमस की कल छुट्टी है, तो ये वीक ट्रंकेटेड है, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम ही होता है नए साल के और क्रिसमस के अराउंड। तो ये माहौल दिखाई दे रहा है। कुछ और शेयर जरा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए कहाँ पर पैसे बन सकते हैं। सोमिल जी, एक राय आपसे ना, पीबी फिनटेक पर चाहिए थोड़ा रिकवर। अच्छा, छोड़ देते हैं पीबी फिनटेक को, इसमें प्राइस एक्शन नहीं है कुछ खास, हालांकि वाई एडिशन ठीक ठाक है पीबी फिनटेक में। लेकिन पी लेटर वाला दूसरा शेयर पीएनबी हाउसिंग पर जरा राय दीजिए। लगभग 10% ऐड कर ली है एक महीने में, और इसमें हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और बढ़िया तेजी भी है पीएनबी हाउसिंग में। क्या राय होगी आपकी पीएनबी हाउसिंग में? क्या यहां से फर्दर आप अपमूव देख रहे हैं? ट्रेड बन रहा है इसमें? एब्सोल्युटली पॉजिटिव हूँ इस समय। एक कंसोलिडेशन जो लास्ट अक्टूबर से चल रहा था, 2 महीने में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो एवरेजेस 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के बराबर, उसके ऊपर ही ये कंसोलिडेशन हुआ है और ये कंसोलिडेशन पूरा ऊपर के तरफ टूटा है। ग्रेट सेटअप इन द वेरी शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, दोनों ही स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 925 पर। और ऊपर में मुझे लगता है कि पहला टारगेट 1020 और दूसरा टारगेट 1110 के आसपास के, ये 2 टारगेट्स बनते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों के ही। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे अराउंड 925 एंड आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं और मीडियम टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 925 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए पीएनबी हाउसिंग के लिए। 0.4% का उछाल फिलहाल शेयर के भाव में है और ठीक रिकवरी आ रही है इसमें लोअर लेवल से। पीएनबी हाउसिंग के लिए ये टारगेट 1020 1110 का ये ध्यान में रखें, आप ये ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 3 बज गए हैं और चलते हैं अपने खास सेगमेंट की तरफ, मार्केट एट 3। और रोज की तरह हमारे साथ ये खास इवेंट लेके जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला। आनंद, कल आप छुट्टी पर थे, कहाँ गए थे? जी हाँ अभिषेक, एक्चुअली मुझे थोड़ा फैमिली रीज़न की वजह से मुझे छुट्टी पे जाना पड़ा था, लेकिन 3 बजे की बाज़ार की आज बात कर लेते हैं। और आज बाज़ार दायरे में ही कारोबार करता नज़र आ रहा है और जो सेक्टर जो है ड्रैग कर रहा है मार्केट को वो है आईटी का। आईटी शेयरों पर लगातार दूसरे दिन दबाव देखने को मिल रहा है। कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, विप्रो, इन बड़े जो है काउंटर में आज गिरावट देखने को मिल रही है करीब 1.5 से 2% की। साथ ही साथ वॉल्यूम की बात करने की कहाँ ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है तो 5 पैसा कैपिटल का जो शेयर है उसमें करीब 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से करीब 41 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं विक्रांत इंजीनियरिंग की बात करें तो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है जिसके चलते करीब 11 से 12% की शानदार तेज़ी दिख रही है और औसत से करीब 15 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अजंता फार्मा की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ की दवा के
मार्केटिंग के लिए करार किया है कंपनी ने और 3% ऊपर आज कारोबार करता नजर आ रहा है। औसत से करीब 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात कर लें तो L&T का शेयर आज फोकस में बना हुआ है। कंपनी को ऑर्डर मिला है 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में और ये जो ऑर्डर है वो मुंबई मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को मिला है, जिसके चलते आज शेयर फोकस में बना हुआ है। इसके अलावा KPI ग्रीन की बात करें तो कंपनी को NTPC से 130 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो ग्रीन हाइड्रोजन वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए मिला है कंपनी को, जिसके चलते 1.5 से 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर। वहीं विलस्पन स्पेशलिटी की बात करें तो विलस्पन कॉर्प जो है उसने सब्सिडियरी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले इनकी जो हिस्सेदारी थी वो करीब 51% थी, लेकिन अब वो हिस्सेदारी बढ़कर 55% पहुंच गई है, जिसके चलते आज 4 से 5% की अच्छी तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो चोलामंडलम पर जेफरीज की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 1980 रुपये का। कोबरा पोस्ट के गवर्नेंस को लेकर जो आरोप लगे थे कंपनी के ऊपर, उसे कंपनी ने गलत और भ्रामक बताया है। साथ ही साथ मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है Q3 को लेकर वो काफ़ी मजबूत दिया गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2027 में 30% से ज़्यादा का EPS ग्रोथ का अनुमान जो है कंपनी की तरफ से जताया गया है, जिसके चलते आज शेयर हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये बड़े काउंटर्स थे जहां आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए। और इस बीच आप देखिए खबर आ रही है कि दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है नेक्स्ट फेज के लिए। और कितनी रकम खर्च होगी? 12,000 करोड़ रुपए। ठीक ठाक रकम है वैसे। दिल्ली में तो पूरा मेट्रो का जाल हो गया है। और अगर हम दिल्ली मेट्रो के अगर हम बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो BEML भी उसमें है, उसमें L&T भी है। अगर हम ग्लोबल कुछ प्लेयर्स की बात करें तो अल्स्टॉम भी है। बाकी रेलवे की कंपनीज तो होंगी RVNL वगैरह, उनके जरिए तो काम इरकॉन RVNL ये होंगी। अविनाश जी, रेलवे को लेकर आपसे एक व्यू चाहिए, क्योंकि फिर से लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि क्या अब ये सही टाइम है रेलवे में एंट्री करने का। एग्जिट मतलब भले ही 6 महीने 8 महीने बाद एग्जिट ले लें, लेकिन क्या एंट्री का सही टाइम बन रहा है रेलवे स्टॉक्स में? नहीं, नॉर्मली अभिषेक, जो रेलवे के स्टॉक्स होते हैं वो एक प्री बजट रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 महीने बजट के पहले एक्शन शुरू हो जाता है। और इस बार भी लग तो रहा है कि रेलवे सेक्टर को गवर्नमेंट काफी बड़ा फोकस देगी। आई थिंक अगर आप वैगन कंपनीज की बात करें तो टिटागढ़ वैगन है, जुपिटर है, BEML है, तो मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि और बड़ा ऑर्डर, एक 25-30 हजार वैगन का ऑर्डर गवर्नमेंट अनाउंस करे, क्योंकि काफी समय हो गया नया वैगन का ऑर्डर अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया था। मेरे ख्याल से क्लियरली RVNL भी एक अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इनका काफी बड़ा बिजनेस है और ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है। तो मैं कहूंगा कि देखिए, जिनको थोड़ा सा निवेश करना है ऊपरी लेवल से, ये स्टॉक्स काफी टूटे हैं, फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनियां हैं, बट यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है थोड़ा लंबा रखना है, क्योंकि क्लियरली बजट के बाद वापस इसमें एक्शन थोड़ा कम हो जाता है, बट कहीं ना कहीं वैल्यू अभी भी है। तो लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक निवेश का मौका जरूर बन सकता है। तो लंबी अवधि का नजरिया रखे फिर यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, इस बीच एक खबर भी आ रही है, वो हमारे टिकर पर आप देख सकते हैं। क्या एक अपडेट आ रहा है कि दिल्ली मेट्रो के विस्तार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। आज कुछ अभी भी ऐसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर दबाव दिख रहा है। BSE को देखिए, BSE में जो गिरावट है आज काफ़ी दिख रही है, 2.5% गिर गया है, 2670 तक फिसल के आ चुका है। लगातार दूसरा सत्र है जहां पर BSE में गिरावट दिख रही है। सौमिल जी, BSE को लेकर क्या राय दे रहे हैं आप? इसी में मेरी राय पॉजिटिव थी। दो ट्रेडिंग सेशन पहले 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था और हाई टॉप हाई बॉटम बनाना फिर से शुरू किया था। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि आज के सेशन में दोनों एवरेजेस नीचे तोड़ी है, प्लस प्रीवियस स्विंग लो भी नीचे तोड़ दिया है। सो लिटिल डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगता है कि अब ये प्रीवियस स्विंग लो तक वापस से जाएगा, दैट इज 25,760 76। तो ये एक लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा फॉर दिस स्टॉक। इस समय आप दूर रहें ये स्टॉक से। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और फिसल सकता है नीचे में। और कुछ गिरावट आपको लग रही है आज? इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए,
आज चोला इन्वेस्टमेंट में वापस से आज भी खरीदारी है, हालांकि शुरुआती तेजी थोड़ी कम जरूर दिख रही है, 1700 के आसपास अभी भी है। गौरव जी, चोला इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या राय है? 3:30 बजे खत्म तो होगी। गौरव जी, आपसे राय थी चोला इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्या राय देंगे चोला इन्वेस्टमेंट पर? यस, ओवरऑल एनबीएफसी पैक स्ट्रांग है। सिमिलरली चोला के अंदर भी हमने एक अच्छा पुल बैक रन अप अभी देखा है पिछले 2 सत्र में, इंक्लूडिंग टुडे। एक छोटा रेजिस्टेंस 1760 के अराउंड जरूर नजर आता है। एक बार वो सरपास कर गया है स्टॉक, तो आई थिंक ये स्केल अप कर जाएगा फॉर फर्दर हाइज। तो अभी फिलहाल होल्ड रखना चाहिए अपनी पोजीशन को। फ्रेश लेना है तो हमें 1760 का एक ब्रेकआउट का वेट करें। ब्रेकआउट का वेट कर ले, ये राय है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स आपके लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और आप देखिए मार्केट्स कहीं ना कहीं एक डिसेंट क्लोज इसको मानेंगे। देखिए लाल निशान में ही बंद होने की तैयारी है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है और ब्रॉडर मार्केट में भी जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है फिलहाल। देखिए वॉल्यूम्स भी कम रहते हैं, एफआईआई छुट्टी पे रहते हैं, तो उस लिहाज से भी जो है आप देख सकते हैं कि एक्शन थोड़ा सा म्यूटेड ही है मार्केट्स में। बट कुछ एक स्टॉक्स थोड़ा बहुत रीबाउंड ज़रूर कर रहे हैं और लगातार हम ऐसे ही काउंटर्स खोजने की, तलाशने की कोशिश हमारी जारी है हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ। इसी कड़ी में एक और काउंटर की बात करते हैं, वो है इंडस टावर्स। देखिए आमतौर पे हम इतनी ज़्यादा इसकी चर्चा हाल फिलहाल कर भी नहीं रहे हैं। जितनी भी वोडाफोन से रिलेटेड न्यूज़ आई, कहीं ना कहीं वो प्राइस्ड इन और बेक्ड इन लग रही है। साथ ही साथ इनके कारोबार की भी बात करें तो वहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ग्रोथ या ग्रोथ नंबर्स भी कंपनी ने साझा नहीं किए हैं। पर अविनाश जी, एक बार आपका नज़रिया इंडस टावर्स पे, इन स्तरों पे किस तरीके से आप देख रहे हैं इंडस टावर्स को? क्या कुछ लगता है आपको यहाँ पे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं या फिर ये ऐसी इंट्राडे मूव्स के चलते क्या एक्साइटेड होने की ज़रूरत है यहाँ पे? नहीं, मुझे लगता है कि सृष्टि स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा। देखिए नंबर्स तो मेरे ख्याल से Q2 के थोड़े से सेटिस्फैक्टरी थे, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं थे कि मार्केट्स उसको सिग्निफिकेंटली रीरेट करे। लेकिन जिस प्रकार की अभी मार्केट में इनकी पोजीशनिंग है, टावर बिजनेस में ये मार्केट लीडर है, ज्यादातर बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड है, तो डेफिनेटली आई थिंक वोडाफोन में अगर इनको कोई कंसेशन मिलता है तो इनके लिए वोडाफोन का बेनिफिशियरी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इनको भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। बट ओवरऑल टेलीकॉम मार्केट में हमने देखा है कि जिस प्रकार से 5G का रोल आउट हो चुका है, उसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडस टावर्स को मिलेगा। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। ये अपनी जो एक्सेस कैश है वो और कोई अलग सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो भी डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन का बेनिफिट होगा वो तो अगले साल देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ डेफिनेटली फर्स्ट हाफ के मुकाबले में अच्छी होनी चाहिए। करंट प्राइस पे मुझे लगता है कि इमीडिएटली कोई रीरेटिंग ट्रिगर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर अगर एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छी आती है तो आपको एक छोटा मीडियम टर्म उछाल देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग की गुंजाइश अभी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि कोई नियर टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर ऐसा अर्निंग्स के लिए दिख नहीं रहा है। यहाँ पर अर्निंग्स को लेकर कोई ट्रिगर नहीं है, तो ऐसे इंट्राडे मूव्स के चलते आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, ये क्लियर कट राय आती हुई फिलहाल इंडस टावर्स पे। इसके अलावा देख सकते हैं हम कि देखिए कोफोर्ज, ये हमने कल सुबह ही हाईलाइट किया था और मार्केट खुलने से पहले हाईलाइट किया था। कल 5% की गिरावट के बाद आज फिर से आप देखेंगे कोफोर्ज डे लो पे आता हुआ लगभग 2.5% की तेज़ी। तो कल से लेकर आज तक जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 से 7% का मूव तो ज़रूर कैप्चर हुआ है। इसी के साथ थोड़े कुछ ब्रॉडर मार्केट्स के स्टॉक्स तलाशने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई एक क्लियर कट थीम नहीं सामने आ रही है। आप देखिए क्योंकि कई सारे स्टॉक्स एक्साइटेड ज़रूर है, इंडिविजुअल न्यूज़ फ्लो है, बट एक क्लियर कट थीम आज कहीं ना कहीं मिसिंग ज़रूर है मार्केट से। एक बार पीएनबी हाउसिंग पर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल स्टॉक एक्साइटेड ज़रूर है। नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति अब हो चुकी है, बट उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक थोड़ा बहुत ये 970 के लेवल्स को क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कतें फेस कर रहा है। एक बार गौरव, आपकी रीडिंग पीएनबी हाउसिंग पे क्या कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पे? फॉर्मेशन काफी अच्छी है।
एक रेंज बाउंड मूव का ब्रेकआउट आता दिखा है स्टॉक के अंदर। 965 का लेवल है। मुझे स्टॉक इम्प्रेसिव लग रहा है। वॉल्यूम बैक बाइंग है। नए नियुक्ति की उत्साह जरूर है, क्योंकि वही एक न्यूज था जिसके ऊपर इसके अंदर एक नेचर रिएक्शन देखने को मिला था कि इनके एग्जिस्टिंग सीईओ ने जब रिजाइन किया था। अब वो चीजें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती हुई लग रही हैं और शेयर वापसी उन लेवल्स के आसपास पहुंच गया है। आई थिंक ये एग्जिस्टिंग मूव 1,001 रुपए तक एक्सटेंड होता हुआ लग रहा है। इसे बीटीएसटी कैंडिडेट बन रहा है, इसे कंसिडर किया जा सकता है। ये हाउसिंग यहाँ पर एक टेक्निकल व्यू हमने ज़रूर लिया है। देखिए 3.5% का मूव ऑलरेडी हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। बट जी हाँ, इसके पीछे के वजह भी हैं कि पीएनबी हाउसिंग में आज हम क्यों इतनी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। इसकी पूरी रिसर्च भी हमारी टीम ने तैयार की है और आप देख सकते हैं कि पीएनबी हाउसिंग में किस तरीके से पहले पिटाई हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि गिरीश कर्स्की जो है पीएनबी हाउसिंग का कार्यभार संभालते थे और उसके बाद जो है जब उन्होंने कार्यभार छोड़ा, स्टॉक में एक बहुत बड़ा हिट आते हुए दिखा और उसके बाद एकाएक 3.5% का उछाल आप देख सकते हैं। पर हाँ, हमारी जो रिसर्च टीम है वो ज़रूर और कुछ डिटेल सामने लेकर आएगी। बट इसके अलावा कुछ एक और काउंटर्स पर भी हम चर्चा कर लें, क्योंकि आज एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा एक्शन हम ऑलरेडी देख रहे हैं। एक बार सौमिल, आपकी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भी नज़र डालिए, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने जो है इसकी चर्चा की थी और अब एकाएक थोड़ा सा मूव पकड़ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। क्या व्यू रख रहे हैं आप यहाँ पे? कुछ इस रिकवरी के मायने लगाएं? राइट नाउ व्यू पॉजिटिव रहेगा, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मंथली वीकली चार्ट्स पर हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस हैं। ऑन द डेली चार्ट्स एक कंसोलिडेशन रेंज में है। द रेंज इज बिटवीन 1580 और नीचे में 1520, एक ब्रॉड रेंज है। मुझे लगता है कि ये रेंज कंप्लीट होके ऊपर की तरफ टूटेगी। सो द ट्रेंड स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव। नीचे में 1520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजिशनली ये ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ऊपर में मुझे लगता है कि 1650 के पहले टारगेट से और उसके बाद 1700 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो ये लेवल्स आपको ध्यान में रख रहे हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म। 1500 1520 का स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाना है, बिकॉज दैट विल बी द बेस फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज गोइंग फॉरवर्ड। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर ये भी बाजार एक रेंज में ही है। निफ्टी 125 नीचे, निफ्टी की जो गिरावट है करीब करीब 30-35 अंकों की है। कोई चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम कम है, मूव है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है स्टॉक्स में हो रहा है। क्या हो रहा है जरा ये भी देखते हैं कि कौन से शेयर ऊपर आ रहे हैं। एक बार वीआईपी इंडस्ट्रीज को आप फिर से लेके आइए। 17-18% ये शेयर ऊपर चला गया था। जो गेंस रह गए हैं वो घट के हो गए हैं आधे। 9-9.5% शेयर आपको ऊपर दिखाई देगा वीआईपी इंडस्ट्रीज। लेकिन जहां पर लोअर लेवल से स्ट्रेंथ और बढ़ी है, आप देखिए हिंद कॉपर इस वक्त डे हाई पर ये शेयर आपको दिखाई देगा। 7.5% के आसपास का उछाल है हिंद कॉपर के शेयर में और ये दिन के ऊपरी स्तर पर है हिंद कॉपर। वैसे भी लगातार तेजी हो रही है हिंद कॉपर पे। लगभग अब ये 15 ईयर के हाई पर है। अविनाश जी, हिंद कॉपर ट्रिगर्स कई सारे हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस कहें या फिर इंटरनेशनल प्राइसेस कॉपर के, वो रिकॉर्ड हाइस पर हैं। डेटा सेंटर वगैरह को लेकर डिमांड भी आएगी हिंद कॉपर में। बाकी जो सिल्वर है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड, जिंक, लेड के अलावा कॉपर का भी बाई प्रोडक्ट सिल्वर है। क्या राय होगी आपके हिंदुस्तान कॉपर को लेकर? क्या आगे हम और तेजी देखेंगे? क्योंकि जो नंबर्स वगैरह भी आए थे हिंदुस्तान कॉपर के, काफी अच्छे आए थे वो तो। अभिषेक जी देखिए, गोल्ड और सिल्वर के बाद जो मेटल चलेगा वो कॉपर ही रहेगा और कॉपर में हिंदुस्तान कॉपर सबसे बड़ा प्लेयर है। पिछले साल इन्होंने कुछ 470 करोड़ का प्रॉफिट किया था। हमारा जो कैलकुलेशन है वो कहता है कि कम से कम इस साल 570-580 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। और जिस प्रकार से कॉपर के प्राइसेस बढ़े हैं, मुझे लगता है कि अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च का क्वार्टर में आपको काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी डिक्लेयर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेफिनेटली मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। हालांकि देखिए स्टॉक काफी चला है, बट जिस प्रकार से अभी इनकी मोनोपोलिस्टिक पोजीशनिंग है, कॉपर की ग्लोबल डिमांड है, डोमेस्टिक भी कॉपर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 465-475 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो डेफिनेटली अगर कोई चाहे तो इसमें थोड़ा सा एक निवेश कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि मेरे ख्याल से काफी मूव हो चुकी है, तो अभी जो इंक्रीमेंटल मूव होगी वो थोड़ी सी धीरे होगी
बट 475 465 का रेंज डेफिनेटली अगले 6 से 8 महीने में पॉसिबल है। ठीक है, 475 तक की तेजी हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में यहां से भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग मूव हमने हिंदुस्तान कॉपर में देखा। एक और शेयर जो ऊपर आ रहा है, इस पर मैं सोमिल जी आपसे कहूंगा, आप अपनी स्ट्रेटजी जरा रेडी रखिएगा और बीटीएसटी की अपनी लिस्ट भी तैयार करके रखिए। बर्जर हम देख रहे हैं कि डे हाई पर आ गया है और पिछले 3-4 सत्र से तेजी हो रही है बर्जर में। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के बाद क्या बर्जर अभी और चलेगा, इस पर आपसे व्यू लेंगे। लेकिन 3:20 हो गए हैं, तो ये जान लेते हैं कि शुक्रवार के लिए, परसों के लिए कौन से इवेंट्स बाजार के फोकस में रहेंगे। हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं इवेंट्स टू वॉच लेकर। तृप्ति बताइए, कहां नजर रहेगी? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए कल तो अमेरिकी बाजार और इंडियन मार्केट्स में छुट्टी रहेगी क्रिसमस के मौके पर। 26 दिसंबर के इवेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे बॉक्सिंग डे के मौके पर, लेकिन इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा एक्शन दिखेगा। लेकिन उससे पहले जापान के बाजार देखिए तो यहाँ पर आपको CPI, IIP और बेरोजगारी के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, इन पर नजर रखिएगा। साथ ही इंडियन मार्केट्स की बात करें तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा, जिसके चलते फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े यहाँ पर आएंगे। कोफोर्ज में बात करें तो फंड जुटाने को लेकर यहाँ पर कंपनी की एक बोर्ड बैठक होगी, यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। नोवामा वेल्थ में 1/5 के रेशो पर 1 से स्टॉक स्प्लिट करेगी कंपनी और DCM श्रीराम में शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट है। तो ये थे 26 दिसंबर के बड़े इवेंट्स जिन पर आपको अपनी नजर बनाकर रखना है। ठीक है तृप्ति, ये सारे के सारे इवेंट्स फोकस में रहने वाले हैं। इस पर हम आगे देखेंगे बाजार में ट्रिगर बनते हुए। लेकिन सोमिल जी जरा बर्जर पर व्यू दीजिए। बर्जर डे हाई पर आपको ये शेयर दिखाई देगा, तेजी बन रही है लोअर लेवल से। हालांकि अगर आप बाकी कुछ पेंट कंपनीज देखेंगे तो एशियन पेंट्स और इंडिगो पेंट ये तो डे लो पर हैं। बर्जर में क्या आपको लगता है कि तेजी और बढ़ेगी या फिर अवॉइड कर दें? इसके अलावा कुछ और बीटीएसटी हो तो सर आप वो शेयर कीजिए। बर्जर पेंट्स में शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा कि एक तेजी हो सकती है टिल 570। उसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। अगर 570 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर द नेक्स्ट लेवल वुड बी 595। ये दो लेवल्स है, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ इस स्टॉक से। ब्रेकआउट मीडियम टर्म का जो ब्रेकआउट है वो ट्रेंड लाइन अराउंड 600 के आसपास है, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिले तभी जाके इसके अंदर एक मीडियम टर्म में एक बड़ा मूव आ सकता है। इस समय ओनली शॉर्ट टर्म ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 570। नीचे में आज का लो इंपॉर्टेंट रहेगा 542 के आसपास, यही स्टॉप लॉस आप लगा के पोजीशन ओपन रख सकते हैं। मैं फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा बर्जर पेंट्स में इस समय। मेरा जो पसंदीदा स्टॉक है इस समय मुझे लगता है कि प्रेस्टीज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज फ्लैट है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, टेकन सपोर्ट एट 200 डेली मूविंग एवरेज। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऊपर की तरफ होगा। एक अच्छा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 1580 पर और टारगेट रहेगा 1680। तो ये राय यहाँ पर प्रेस्टीज को लेकर आपकी तरफ से आ रही है। आप अपने BTST या STBT गौरव जी बता दीजिएगा क्या है आपकी तरफ से। चलिए गौरव जी नहीं है। सोमिल आप बता दीजिए आपके BTST कॉल्स क्या है आज? प्रेस्टीज ही होगा। प्रेस्टीज मैंने अभी दिया, वही मुझे लगता है कि ये आप कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट इवन ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए भी कैरी कर सकते हैं। एक और स्टॉक है आज भारत डायनेमिक्स, अच्छी तेजी दिख रही है, 3.5% के आसपास की तेजी है। और एक खबर ये भी आ रही थी कि सरकार ने DRDO ने अनाउंस किया है कि DRDO ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को। नेक्स्ट जेन जो आकाश मिसाइल है उसके यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। भारत डायनेमिक्स में आज उस खबर के बाद से अच्छी तेजी दिख रही है। भारत डायनेमिक्स को लेकर क्या राय बन रही है अविनाश सर? बिल्कुल, देखिए डिफेंस के स्टॉक्स में आपको लगातार पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रहा है। मेरे ख्याल से भारत डायनेमिक्स डेफिनेटली मिसाइल को लेके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें इनका डायरेक्ट बेनिफिट है। बट मैं कहूंगा कि बाकी भी जो स्टॉक्स है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ये भी मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है।
इनफैक्ट हमको लगता है कि आने वाले बजट में विष्णु मोहन जी हो सकता है कि अच्छे खासे एलोकेशन डिफेंस बजट को मिले। और मेरे ख्याल से मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट लगातार पुश कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे ऐसे कंपनीज है जो कंपाउंडर स्टॉक्स है, आपको कोई भी गिरावट पे इनको खरीदना है और लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वैल्यूएशन थोड़े फेयर टू एक्सपेंसिव है, बट डेफिनेटली जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार से इन्होंने अभी रन रेट सितंबर तक मेंटेन किया है, लग तो रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। डिफेंस कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। एक स्टॉक जाइडस लाइफ पे ले लेते हैं। हालांकि जो तेजी थी शुरुआती वो गायब तो अब होती दिख रही है, लेकिन कंपनी की जो सब्सिडियरी है उन्होंने स्विस बायोफार्मा कंपनी के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है जिसका आगे चलकर काफी फायदा होने वाला है। जाइडस लाइफ को लेकर सौमिल जी क्या राय है? शुरुआत में तो तेज था, अब दबाव में बंद होता दिख रहा है, बताइए क्या राय है? राय नेगेटिव रहेगी। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है डेली वीकली मंथली चार्ट्स पर। एवरी टाइम फ्रेम ये नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है। सो माय व्यू वुड बी नेगेटिव। यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो नीचे के लेवल है वो 880 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। तो ये एक लेवल ध्यान में रखे जो एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर वहां सस्टेन नहीं करता है तो और भी शार्प सेल ऑफ देखने मिल सकते हैं 850 तक के भी। सो ये लेवल्स आप ध्यान में रखें। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 940 के आसपास है, विच इज 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये व्यू हो गया। अविनाश जी, 2026 के लिए सर कुछ शेयर बताइए जो आपके रडार पर है, जहां पर आपको लगता है कि नतीजे भी अच्छे आएंगे और ग्रोथ बढ़िया होगी। सर 2-3 शेयर जो आपके फोकस लिस्ट में है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ऑटो कंपोनेंट्स में हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है कि हमको ये एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी श्रीराम पिस्टन्स बहुत पसंद है। देखिए अभी हाल ही में इन्होंने एक इटालियन कंपनी खरीदी है एंटो ग्रुप, जहां पे करीबन 1200 करोड़ का रेवेन्यू है। ये डील जनवरी 26 तक फाइनल हो जाएगी। और अगर नतीजों की बात करें तो देखिए पिछले साल इस कंपनी ने 3,500 करोड़ पे 516 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लगता है कि 600 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और होपफुली ये एक्विजिशन जनवरी 26 में कमीशन होती है तो उसका असर आपको 27 मार्च में देखने को मिलेगा, तभी प्रॉफिट करीबन 725 करोड़ होगा। तो यहाँ से करीबन 3450-3500 का एक नियर टर्म का टारगेट अगले 12 से 15 महीने में श्रीराम पिस्टन्स के लिए पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो लार्ज कैप में हमको पसंद है वो M&M है। देखिए M&M बहुत समय तक 3600 3650 से घूम रहा है। मुझे लगता है कि अक्टूबर टू मार्च तो इनका बिजी सीजन होता है, बहुत अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है दिसंबर के लिए। ऑलरेडी जीएसटी कट्स अनाउंस हो चुके हैं, रेट कट हो चुका है, मानसून इस बार अच्छे हो चुके हैं, तो रूरल डिमांड अच्छी है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 3900 3950 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो देखिए ऐसे बाजार में जब थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ गई है तभी आपको वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के ऊपर बेट करना है। और ये दो काउंटर्स मुझे लगता है कैपिटल तो बचाएंगे लेकिन एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले। ठीक है, श्रीराम पिस्टन्स हो गया और महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। थोड़ा सा सॉफ्ट व्यू आया है शेयर ये, और आपके लिए बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। चलिए बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और 3 दिन की तेजी हो गई थी निफ्टी में, हैट्रिक लग गई थी। आज शुरुआत तो अच्छी हुई थी। आज का सत्र कुछ यूं रहा कि रेंज काफ़ी सीमित रही और आधा दिन हमने देखा कि निफ्टी हरे निशान में रहा 12:30 पौने 1 बजे तक, और उसके बाद आधा दिन का जो कारोबार रहा वो लाल निशान में हुआ है। और आखिरी के 1 घंटे में तो बिल्कुल एक तरह से फ्लैट लाइन हो गई थी। निफ्टी करीब 50 अंक नीचे बंद होने जा रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 150 अंकों की कमजोरी 59,500 के स्तर तक लगभग पहुंचा, लेकिन वहां से सारी की सारी जो तेजी है वो रिवर्स हो गई निफ्टी बैंक की और अल्टीमेटली 150 अंक नीचे बंद होने जा रहा है। तो निफ्टी बैंक की जो रेंज है डिफाइंड है वही 59,000 से लेकर 59,500 की। और निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 26,000 का जो 26,200 का जो आंकड़ा है ना वो पार नहीं हो पा रहा है क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे में आज भी अटेम्प्ट किया, कल भी अटेम्प्ट किया था, आज हायर हाई बने, लेकिन फिर वो दिक्कत आ रही है ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करने की। आज बाजार को सपोर्ट हमने देखा कि कुछ कंजम्पशन ऑटो स्टॉक से मिला। ट्रेंट हो गया, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, इन्होंने सपोर्ट देने का काम किया। कोल इंडिया की 2 सब्सिडरी कंपनीज की लिस्टिंग की खबर आई, आज फिर से थोड़ा सा चला, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। श्रीराम फाइनेंस में लगातार तेजी है, लगातार 6 दिन ये शेयर चल चुका है MUFG बैंक वाली डील के बाद। इंटरग्लोब ये आज 1.5% टूटा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब मांगा है इनसे, जो कुछ भी गड़बड़ियां हाल फिलहाल हुई थी ऑपरेशंस को लेकर। इसके अलावा फार्मा में कमजोरी रही, हमने देखा डॉक्टर रेड्डीज कमजोर हुआ, IT में विप्रो में हमने कमजोरी देखी। तो आज पूरा मिला जुला मामला रहा। मणप्पुरम फाइनेंस आज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, वो बेन कैपिटल के निवेश, और हम देख रहे हैं कि गोल्ड में जो लगातार रैली है उसका
बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में तेजी रही, लॉरस लैब्स में तेजी रही। लॉरस लैब हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर जाके ये शेयर कारोबार कर रहा है, लेकिन जहां पर कमजोरी रही कोफोर्ज 2.5% ये शेयर टूट गया। इसके अलावा कुछ गिरावट हमने देखी बंधन बैंक, कमिंस के शेयर में भी 2 से 2.5% के आसपास की। तो ये रही बाजार की आज की पूरी तस्वीर। और जाते जाते हमने देखा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में चला गया। करीब 1700 शेयर गिर के बंद हुए, 1250 शेयर आज तेजी वाले रहे। तो निफ्टी में 3 सत्र की तेजी पर ब्रेक। निफ्टी बैंक तो कल भी कमजोर था, आज थोड़ी कमजोरी और बढ़ गई और ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करने की हो रही है दिक्कत, क्योंकि जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं उनका सपोर्ट आज के सत्र में मिला नहीं। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई ये चल नहीं पाए और रिलायंस ने आज बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। गिर के भाव फिर से 1550 रुपए के आसपास। चलिए शो को यहीं पर समेटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सोमिल जी और अविनाश जी समय देने के लिए और हमारे तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए और अपने भी बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल सृष्टि को, विश्वमोहन को और मुझे दीजिए इजाजत। एक ब्रेक के बाद आपकी हम कराएंगे शुक्रवार की तैयारी। आप कहीं जाएगा नहीं।